हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इकम सैप। आज हम इन्वेंट्री के इंडिपेंडेंट पार्ट मॉडल्स में एक डिमांड मॉडल डिस्कस करेंगे जो सा है द बेसिक इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल। इसको ईओक्यू मॉडल भी कहते हैं। इसके अलावा इंडिपेंडेंट डिमांड मॉडल्स के अंदर प्रोडक्शन ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल भी है, क्वांटिटी डिस्काउंट मॉडल भी है। 3 मॉडल होते हैं एक्चुअली। उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज का जो सा हमारा टॉपिक है वो द बेसिक इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल है, जिसमें हम इसकी बेसिक कंसेप्ट को स्टडी करेंगे, प्लस इसका जो सा फार्मूला उसको ड्राइव करेंगे और इसका एक प्रॉब्लम भी सोल्यूशन करेंगे। इससे पहले भी जो से हमारे 2 टॉपिक्स इन्वेंट्री के बारे में थे, जिसमें उसकी इन्वेंट्री के टाइप्स, फंक्शंस और एबीसी एनालिसिस जो सा ऑन हैंड इन्वेंट्री के लिए होता है, और साइकिल काउंटिंग को हमने डिस्कस किया था। सो लेट्स मूव ऑन विद द ईओक्यू मॉडल। हमारे पास अब यहाँ पे हमारे पास इन्वेंट्री है जो, अब वो हमने 3 तरह की उसके अंदर कॉस्ट इन्वॉल्व हो रही हैं। यहाँ पे इन्वेंट्री हमारे पास ऑन हैंड मौजूद नहीं है, हमने उसको ऑर्डर भी करना है और देन हमने उसको होल्ड भी करना है और उसको मशीनों के ऊपर भी लेके जाना है अपनी प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो इस सारे प्रोसेस में हमारे पास 3 तरह की जो सी कॉस्ट है ना वो कर हो रही होती हैं। वो होल्डिंग कॉस्ट है, ऑर्डरिंग कॉस्ट है, सेटअप कॉस्ट है। होल्डिंग कॉस्ट की बात करें तो ये वो कॉस्ट है जो सा फ़र्क पीरियड ऑफ टाइम हम जो इन्वेंट्री होती है रॉ मटेरियल की फॉर्म में, सेमी प्रोडक्ट की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में, उसको हम स्टॉक रखते हैं। ठीक है, उसके लिए हो सकता है कि हमने कोई बिल्डिंग रेंट पे ली हो। ठीक है, तो अगर उसके चार्जेज़ हैं वो इसमें होल्डिंग कॉस्ट में आ जाएंगे। उसको लुक आफ्टर के लिए अगर हमने एम्प्लॉय वगैरह रखे हुए हैं, ठीक है, या उस सामान की, उस रॉ मटेरियल की, इन्वेंट्री की हमने इंश्योरेंस करवाई हुई है। ठीक है, तो होल्डिंग कॉस्ट आपने जो सा एक क्वाइट पीरियड के लिए, फॉर एग्जांपल 6 माह के लिए अगर हमने रखी हुई है, इन्वेंट्री रखी हुई है, तो उसकी जो सी स्टोरेज की कॉस्ट होगी, होल्डिंग उसकी जो कॉस्ट होगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो आपकी होल्डिंग कॉस्ट के अंदर आ जाएगी। देन आपकी होती है ऑर्डरिंग कॉस्ट। जैसा कि नाम इसका बता रहा है कि जब आप एक ऑर्डर करते हैं, ठीक है, तो उसकी जो सी आपकी कॉस्ट आती है उसके रिलेटेड, उसको ऑर्डरिंग कॉस्ट कहते हैं। इट इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ सप्लाईज, ठीक है, ऑर्डर प्रोसेसिंग है, क्रिटिकल सपोर्ट ऑफ और एनी रिलेटेड टू इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स ये होता है कि सप्लायर के एंड से जो सी चीज़ें आपके पास आ रही होती हैं। अब जो सा सप्लायर है वो आपके कंट्री या आपके शहर में भी हो सकता है, वो किसी और कंट्री में भी हो सकता है। किसी और कंट्री में तो आपने एलसी ओपन करनी है या आपने जो भी प्रोसीजर वगैरह करना है, तो लाजमी बात है उसके लिए एक आपकी कॉस्ट है। ठीक है, होल्डिंग कॉस्ट है, तो वो इसके अंदर आ रही होती हैं। अगर आपने अपने सिटी के अंदर भी है तो वहाँ से भी अगर आपने ऑर्डर प्रोसेस करना है, जो आपकी क्लरिकल सपोर्ट आ रही है या आपकी इनबाउंड लॉजिस्टिक के दरमियान जो चीज़ आ रही है, क्वाइट पॉसिबल है कि आपका एग्रीमेंट है कि वहाँ से आपने सप्लायर के एंड से सामान खुद उठा के लेके आना है, तो ट्रांसपोर्ट की जो सी कॉस्ट होगी, होल्डिंग कॉस्ट के अंदर जो भी कॉस्ट आ जाती हैं आपकी। अब सेटअप कॉस्ट है तीसरे नंबर पे हमारे पास आती है। सेटअप, आपको पता है कि सेटअप टाइम में भी हमने कुछ सेट पहले पढ़ा हो कि सेटअप टाइम वो होता है कि मशीन को रेडी करना होता है हमने किसी भी प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए। तो द कॉस्ट टू प्रिपेयर मशीन और प्रोसेस फॉर प्रोडक्शन, ऑर्डरिंग कॉस्ट आर पार्ट ऑफ द सेटअप कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट इसी का पार्ट होती हैं। ठीक है, एंड कुड बी रिड्यूस बाय रिड्यूसिंग सेटअप कॉस्ट और यूजिंग एफिशिएंट प्रोसेस एज इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डरिंग एंड पेमेंट। एक्चुअली ये कहना चाह रहा है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए हमारा एक टाइम लगता है। ठीक है, उस कॉस्ट को हम कम कर सकते हैं अगर हम एफिशिएंट प्रोसेस यूज़ करें। फॉर एग्जांपल हम एफिशिएंट इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डरिंग और पेमेंट सिस्टम है उसको यूज़ करें। सेटअप कॉस्ट का एक्चुअली मतलब ये होता है कि आपने मशीन को रेडी करना है, और यहाँ पे हमारे पास है कि हमने सिस्टम को रेडी करना है उस इन्वेंट्री के लिए। ठीक है, तो सिस्टम को उस इन्वेंट्री के लिए रेडी करने में हमारी जो कॉस्ट लगेगी वो सेटअप कॉस्ट लगेगी। उसमें हमारी जो सी इन हाउस जो सी मशीनिंग है वो या जो भी प्रोसेस हैं उसके ऊपर भी सेटअप कॉस्ट आ जाएगी, और जो सा ऑर्डरिंग है वो भी उसके अंदर आ जाएगी। तो जब हम इसका फार्मूला ड्राइव करेंगे तो हम एक्चुअली उसमें 2 कॉस्ट को डील करेंगे, एक हमारे पास होल्डिंग कॉस्ट होगी और एक हमारे पास सेटअप कॉस्ट होगी। होल्डिंग कॉस्ट को हम सेटअप कॉस्ट के अंदर ही इंक्लूड कर रहे हैं, और इसका अगर ओवरव्यू हम देखें तो सेटअप कॉस्ट वो होती है कि आपने इन्वेंट्री का ऑर्डर कर दिया और उसको हमने फैक्ट्री के अंदर लेके आकर मशीनों के ऊपर लेके जाने तक जो कि आपकी कॉस्ट है ना, वो आपकी सेटअप कॉस्ट है। अच्छा, द बेसिक इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल में हमारे पास कुछ अजम्पशन हैं। ठीक है, और एक्चुअली ये इंडिपेंडेंट डिमांड मॉडल्स हैं हमारे पास। ठीक है, लेट मी टेल यू कि कुछ डिमांड मॉडल्स, डिपेंडेंट डिमांड मॉडल्स जो से होते हैं वो इस तरह होते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हमारी इस मैन्युफैक्चरिंग कुछ इस तरह की, हम ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कोई कार मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो कार और कार के जो से टायर्स हैं इन दोनों का आपस में रिलेशन है। अगर कार की सेल्स बढ़ेंगी, या पेट्रोल ले लें, अगर पेट्रोल कार की सेल्स बढ़ेंगे तो लाजमी बात है पेट्रोल की जो सी कंजप्शन है ना वो भी बढ़ जाएगी।
या अगर कार की सेल्स बढ़ेगी, अगर हम किसी एक इंडस्ट्री के रिगार्डिंग बात करें और वो टायर भी बना रहे हैं या टायर के मटेरियल ले रहे हैं इन्वेंट्री का, तो जो सी टायर्स होंगी उनकी भी कंजप्शन बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये आपस में डिपेंडेंट है दोनों एक दूसरे पे। जैसे कार के ऑर्डर ज़्यादा है, जो सी व्हील्स हैं उनके भी ऑर्डर ज़्यादा है। या इसको इस तरह भी देख सकते हैं, अगर कार्स की आप प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहे हैं तो आपको जो सी मेंटेनेंस सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस जो सी प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके लिए आपको स्पेयर्स भी ज़्यादा ज़रूरत होंगे। लेकिन अगर इस तरह की आइटम्स जो सी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती हैं, फॉर एग्जांपल अगर कार की सेल्स बढ़ी हैं तो क्वाइट पॉसिबल है कि आपकी जो सी एचआर है, ठीक है, एचआर की जो सी रिक्रूटमेंट है या उनका कोई भी प्रोसेस है वो आपस में इंडिपेंडेंट है, उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एक्चुअली जो सी स्पोर्ट एक्टिविटीज़ होती हैं तो उसमें कुछ लॉजिस्टिक की एक्टिविटीज़ भी आ सकती हैं, या आपकी एडमिनिस्ट्रेशन स्पोर्ट की एक्टिविटीज़ आ सकती हैं। अगर हम विद इन द इंडस्ट्री बात करें, आउट ऑफ द इंडस्ट्री बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, हम कह सकते हैं कि उनका इंडिपेंडेंट रिलेशन है कार की सेल्स के साथ। लेकिन हम इंडस्ट्री के अंदर की ही बात करें तो मे बी अगर एक कार की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है तो उसके लिए आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करने के लिए हमें उसके जो स्पेयर पार्ट्स हैं उनकी ज़्यादा ज़रूरत होगी। ठीक है, लेकिन अगर कार की सेल्स बढ़ भी जाती हैं तो मे बी हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटीज़ हैं, सपोर्ट एक्टिविटीज़ हैं, वो उस तरह ना बढ़ें, वो हमारी उस तरह मैनेज हो सकती हैं क्योंकि वो डायरेक्टली उनको डील नहीं कर रही होती। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ अजम्पशन हैं और इन्हीं के अंडर है कि हम इसको ना ड्राइव करेंगे। फर्स्ट अजम्पशन हमारे पास जो सी है वो कहते हैं कि डिमांड फॉर एन आइटम इज़ नॉन रीजनेबली कॉन्स्टेंट। जो सी डिमांड है वो नॉन है हमें, फॉर एग्जांपल हमने 10,000 उसकी डिमांड है आइटम की और वो कांस्टेंट रहेगी एंड इंडिपेंडेंट ऑफ डिसीजन ऑफ अदर आइटम। दूसरी जो सी आइटम्स हैं उससे वो इंडिपेंडेंट है क्योंकि ये इंडिपेंडेंट मॉडल है। लीड टाइम फॉर ऑर्डरिंग एंड सीप इज़ नॉन एंड कंसिस्टेंट। लीड टाइम हमने कब उसको ऑर्डर करना है और कब वो हमें मिल जानी है वो कांस्टेंट है, ये नहीं है, डिलीज नहीं है इसमें। मतलब जो लीड टाइम है फ़र्ज़ करें 25 दिन है तो 25 दिन बाद वो क्वांटिटी है जो सी हमने जिसको ऑर्डर किया होगा वो हमारे पास मौजूद होगी, हमारे पास रिसीव हो जाएगी। रिसिप्ट ऑफ इन्वेंट्री इज इंस्टेंटेनियस एंड कंप्लीट। वही बात कि इंस्टेंटेनियस होगी, जैसे ही आप ऑर्डर करेंगे एक स्पेसिफिक लीड टाइम के बाद आपके पास आ जाएगी और कंप्लीट फॉर्म में आ गई, उसमें डिलेस या उसमें कमी बेशी नहीं होगी। जितना आपने ऑर्डर किया होगा आपके पास उतना ही होगा, वो अप्रूव्ड क्वालिटी के ऊपर होगा। क्वांटिटी डिस्काउंट्स आर नॉट पॉसिबल। क्वांटिटी डिस्काउंट्स क्या होते हैं कि अगर आप एक बल्क क्वांटिटी में कोई चीज़ परचेज़ कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप 10,000 आइटम परचेज़ कर रहे हैं तो आपको 100 रुपीज़ के बार आइटम है और आप 20,000 कर रहे हैं तो मे बी उसके कॉस्ट 95 अगर आपको सप्लायर दे रहा है, तो क्वांटिटी डिस्काउंट इसमें पॉसिबल नहीं है, एक उसकी प्राइस है। द ओनली वेरिएबल कॉस्ट आर द सेटअप कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप और प्लेसिंग एन ऑर्डर। मतलब इसमें सेटअप कॉस्ट और जो सी होल्डिंग कॉस्ट है वो दोनों आपकी वेरिएबल हैं। स्टॉक आउट्स कैन बी कम्प्लीटली डिवाइडेड इफ़ ऑर्डर्स आर प्लेस्ड एट राइट टाइम। स्टॉक आउट का मतलब ये होता है कि आपके पास चीज़ें शॉर्ट हो गई हैं, ठीक है, तो इनको अवॉइड किया जा सकता है अगर आप जो सा ऑर्डर होता है वो राइट टाइम पे करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी इनसाइट्स हैं। इसके बाद इसका हम फार्मूला ड्राइव करेंगे। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास एनुअल कॉस्ट है, इधर हमारे पास एनुअल सेटअप कॉस्ट है, और जैसे जैसे ऑर्डर क्वांटिटी बढ़ती है, ठीक है, हमारे पास जो सेटअप कॉस्ट है वो कम होती जाती है। लाजमी बात है, अगर फ़र्ज़ करें इसकी सिंपल सी एग्जांपल, अगर हमारे पास 100 आइटम्स हैं, ठीक है, और अगर हम एक ही बारी में सेटअप कॉस्ट हमारी ये है कि हम उसके ऑर्डरिंग कॉस्ट उसके अंदर ही आ रही है ना, तो अगर हम एक ही बारी में ऑर्डर कर देते हैं तो सारी की सारी आइटम्स एक ही बारी में अगर आ जाती हैं, ऑर्डर क्वांटिटी बढ़ जाती है तो हमारे पास सेटअप कॉस्ट हमारी कम हो जाएगी। लेकिन अगर हम वो 10-10 करके 10 बारी ऑर्डर करते हैं तो 10 बारी हमारी लॉजिस्टिक की क्लरिकल सपोर्ट ऑर्डर करने का प्रोसेसिंग टाइम बीच में आएगा तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो कहने का मतलब जैसे जैसे ऑर्डर क्वांटिटी बढ़ जाती है तो नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो सी एनुअल कॉस्ट है कम हो जाती है। लेकिन होल्डिंग कॉस्ट ऑर्डर क्वांटिटी से बढ़ती है। होल्डिंग कॉस्ट आपने होल चीज़ को होल्ड करना है, तो अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी में ऑर्डर कर देंगे तो वो चीज़ हमारे पास ज़्यादा क्वांटिटी में आएगी और उसके लुक आफ्टर करने के लिए या उसको स्टोरेज करने के लिए हमारे पास होल्डिंग कॉस्ट ज़्यादा होगी, सेट कॉस्ट कम होगी, ये बढ़ जाएगी। और इन दोनों का अगर हम ग्राफ बनाएं ऑप्टिमल क्वांटिटी के लिए, वो हमारे पास ये आ जाएगा टोटल कॉस्ट फॉर होल्डिंग एंड सेटअप ऑर्डर, ठीक है। ये हमारे पास ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल आ जाता है और क्वांटिटी आ जाती है। एक्चुअली जिस जगह पर इनका क्रॉस सेक्शन हो रहा होता है बिल्कुल उससे ऊपर हमारे पास ये रेड लाइन इसको शो कर दिया, और इस पॉइंट पे हमारे पास मिनिमम टोटल कॉस्ट आ रही होती है और ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी आ रही है। तो इसी को हमने कैलकुलेट करना है इस फार्मूले के अंदर। यहाँ पे हमारे पास इन्वेंट्री लेवल है इंडिपेंडेंट डिमांड मॉडल में EOQ के अंदर। ये हमारे पास इस तरह होता है कि ये हमारे पास टाइम एक्सेस शोर है, जहाँ पे हमारे पास इन्वेंट्री लेवल है, हमने ऑर्डर किया, इन्वेंट्री हमारी यहाँ तक चलेगी। फॉर एग्जांपल ये मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल है, काउंट 10,000 कह लेंगे, कोई भी इसका एक फिगर ले लें, वो ऐसा ऐसा इन्वेंट्री हमारे पास कम होती है और यहाँ पे हमारे पास ज़ीरो होगी।
उसके बाद हमने ऑर्डर दोबारा प्लेस कर दिया लीड टाइम के अंदर, दोबारा हमारे पास इन्वेंट्री यहाँ पे चली गई मैक्सिमम क्वांटिटी पे, फिर कम होगी, फिर ज़्यादा, फिर कम। और अगर हम एवरेज देखें तो ये मिड में इसका कहीं एवरेज आ रहा होगा, जो सा टोटल क्वांटिटी हमारे पास क्या ऑर्डर क्वांटिटी क्यू, और अगर क्यू को हम 2 पे डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास क्या होगा, एवरेज इन्वेंट्री ऑन हैंड आ रही होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एवरेज इन्वेंट्री है। तो ये फार्मूला आगे यूज़ भी होना है, एवरेज इन्वेंट्री का ऑन हैंड। हमने ड्राइव, इसमें फार्मूला डेरिवेशन के अंदर हमारे पास डिफरेंट वेरिएबल्स है, नंबर ऑफ़ यूनिट्स पर ऑर्डर हैं, कितने यूनिट हमने ऑर्डर किए हैं। ठीक है, ऑप्टिमम नंबर ऑफ़ यूनिट्स हैं जिसको हमने कैलकुलेट करना है, एनुअल डिमांड है। ठीक है, किसी भी आइटम के लिए सेटअप कॉस्ट है, होल्डिंग कॉस्ट है। करना हमने क्या है, हमने सेटअप कॉस्ट के लिए एक रिलेशन ड्राइव करना है, फिर हमने होल्डिंग कॉस्ट के लिए एक रिलेशन ड्राइव करना है, और इन दोनों के एक दूसरे के इक्वल रख देना है, और देन हमने ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी मतलब जो सा क्यू स्टेरिक है इसके वो हमने कैलकुलेट कर लेना है। अब यहाँ पे हमारे पास आ रहा है, इसकी डेरिवेशन है एनुअल सेटअप कॉस्ट। एक साल के लिए जो सी आपकी सेटअप कॉस्ट होती है, इसमें यह है कि एक साल के अंदर आप कितने ऑर्डर प्लेस करते हैं। ऑर्डर को सेटअप कॉस्ट के अंदर ही आ रही होती है, ये हमने पहले डिस्कस किया है। फॉर एग्जांपल 12 माह है एक साल के अंदर, आप 6 ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, तो 6 ऑर्डर आप किस तरह प्लेस करेंगे। अब आपके पास क्या होगा, एनुअल ऑर्डर प्लेस पर ईयर मल्टीप्लाई बाय सेटअप और ऑर्डर कॉस्ट पर और ऑर्डर। अगर आप 6 ऑर्डर करते हैं तो एक ऑर्डर की जो सी कॉस्ट है उसको मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, ऑर्डर की कॉस्ट तो सेम ही रहेगी ना अगर सेम क्वांटिटी है। ठीक है, तो आप उसको मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास टोटल आ जाएगी, सेटअप कॉस्ट आ जाएगी। अब बात यह कि नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स आपके कितने हैं। अब आपकी एनुअल डिमांड है, एनुअल डिमांड फॉर एग्जांपल आपके पास 1000 है। ठीक है, तो अब नंबर ऑफ़ यूनिट्स इन ईच ऑर्डर कितने हैं, आप कितने प्लानिंग कितने कर रहे हैं। हम कह रहे हैं ठीक है जी, हम 100 आइटम्स या 200 आइटम्स मंगवा लेते हैं एक ऑर्डर में, तो 1000 डिवाइडेड बाई 200, तो आपके कितने आ गए, आपके 5 आ गए। नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्लेस पर ईयर 5 आ जाएंगे। एक की क्या प्राइस है, एक की प्राइस लेट्स से $250 है, तो $1250 सबकी प्राइस आ जाएगी, तो वो हमारी एनुअल सेटअप कॉस्ट होएगी। मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्लेस्ड पर ईयर वो हमने कैलकुलेट करने हैं, तो वो क्या होंगे, एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ़ यूनिट्स इन ईच ऑर्डर। अब जैसे नंबर ऑफ़ यूनिट्स इन ईच ऑर्डर है, ये तो आपकी फोरकास्टिंग है ना, या आपकी ये है कि आप कितना मेंटेन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है, आप कह सकते हैं कि हम ऑर्डर कॉस्ट को कम करने के लिए हम एक ही बारी में चीज़ें मंगवा लें, लेकिन आपने होल्डिंग कॉस्ट को भी देखना होता है। तो यही चीज़ हमने कैलकुलेट करनी है क्यू स्टेरिक के अंदर कि हम कितना मंगवाएं आइटम्स को। तो ये चीज़ आती है एनुअल डिमांड ओवर नंबर ऑफ़ यूनिट्स इन ईच ऑर्डर, वो हमारे पास एनुअल डिमांड डी है, नंबर ऑफ़ यूनिट्स इन ईच ऑर्डर हमारे पास क्यू है, मल्टीप्लाई बाई सेटअप कॉस्ट पर ऑर्डर। ठीक है, तो डी बाई क्यू इंटू एस आ गया। अब दूसरे नंबर पे हमारे पास आती है एनुअल होल्डिंग कॉस्ट। इसमें यह है कि एवरेज इन्वेंट्री लेवल थ्रू आउट द ईयर हमारे पास क्या इन्वेंट्री लेवल मेंटेन रहता है, मल्टीप्लाई बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर, एक यूनिट की क्या कॉस्ट होती है। तो एक यूनिट की कॉस्ट को जो सा ओवरऑल इन्वेंट्री लेवल एवरेज है उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एनुअल होल्डिंग कॉस्ट आ जाएगी। अब यहाँ पे हमने देखा था कि हमारे पास ये क्वांटिटी यहाँ पे चली जाती है मैक्सिमम, फिर ज़ीरो हो जाती है। तो हमारे क्या निकाला था, एवरेज इन्वेंट्री ऑन हैंड हमने निकाली थी Q/2। मतलब जो सा हमारा क्वांटिटी है, क्यू है हमारा, जो नंबर ऑफ़ यूनिट्स इन ईच ऑर्डर है, उसको डिवाइड बाई 2 कर दें तो हमारे पास क्या आती है, एवरेज इन्वेंट्री आ जाती है। तो ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइडेड बाई 2, Q/2, ये हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री लेवल आ गया। और होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर, एक साल के अंदर एक यूनिट के लिए जो सी होल्डिंग कॉस्ट है वो हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो Q/2H आ गया। ये भी एनुअल सेटअप कॉस्ट थी, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट थी, इन दोनों को हमने अब इक्वल कर देना है दोनों को। तीसरा स्टेप हमारा ये था, D/Q इंटू एस इज इक्वल टू Q/2 इंटू एच। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 2DS इज इक्वल टू Q²H, और यहाँ पे हमने Q स्टेरिक निकाल लेना जो से हमारे पास आता है √2DS/H। तो ये हमारे पास मेन फार्मूला है। इस फार्मूले के हमारे पास ये जो सा वैल्यू आएगी वो एक्चुअली ऑप्टिमल नंबर होगा। यहाँ पे तो हमने बात की ना, हमारे पास फॉर एग्जांपल 1000 हमारे पास डिमांड थी, हम 200 एक बारी में ऑर्डर कर देते हैं तो हमारे पास 5 आ जाते हैं। ठीक है, 200 और करते हैं तो हमारे टोटल हमें 5 ऑर्डर करना पड़ेंगे, 5 बारी में 1000 आइटम आ जाएंगे। लेकिन बात यह है कि हमारी उसके अगेंस्ट हमारी एक होल्डिंग कॉस्ट भी आ रही होगी। ठीक है, तो एट पॉसिबल हम 5 बारी ऑर्डर करें तो हमारी होल्डिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, या वो कम हो जाए, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ेगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि दोनों का इन्वर्स रिलेशन है। ठीक है, तो देखें यहाँ पे हमारे पास दोनों का इन्वर्स रिलेशन है। तो Q स्टेरिक के थ्रू हमने एक्चुअली ऑप्टिमल एक क्वांटिटी निकालनी है। ठीक है,
जिसके ऊपर हमारे पास मिनिमम टोटल कॉस्ट आ रही है। तो वो इसी केस में जब इन दोनों को हम एक दूसरे के बराबर रखेंगे और एक ऑप्टिमल क्वांटिटी निकालेंगे, उसका फार्मूला हमने ड्राइव कर लिया। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ और फार्मूले हैं। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स, फॉर एग्जांपल अगर हम एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स निकालें, अब चूँकि हमें क्यू स्टैटिक मालूम हो चुका है, ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी मालूम हो गई है, तो टोटल जो सी डिमांड होगी डिवाइडेड बाय हम ऑप्टिमल नंबर कर देंगे। वही फॉर एग्जांपल वो 500 आता है, टोटल डिमांड 1000 थी, तो 1000 डिवाइडेड बाय 500 हमारे पास 2 ऑर्डर आ जाएंगे। एक्सपेक्टेड टाइम बिटवीन ऑर्डर्स, मतलब 2 ऑर्डर हैं उसके दरमियान क्या टाइम होगा, ठीक है। तो ये क्या फार्मूला होता है, नंबर ऑफ़ वर्किंग डेज़ पर ईयर, एक साल के अंदर कितने वर्किंग डेज़ होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो आपके 200 वर्किंग डेज़ हैं, डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ़ ऑर्डर, आप उसको डिवाइड करेंगे तो वो टाइम उनका आ जाएगा। फर्क करें आप 2 ऑर्डर करने हैं तो 200 डिवाइड बाय 2 तो 100 डेज़ आ जाएगा, उनका टाइम जो सा बिटवीन आ जाएगा। तो टोटल एनुअल कॉस्ट हमारे पास क्या होगी, क्वाइट सिंपल, सेटअप कॉस्ट है, ठीक है, उसको प्लस उसमें कर देंगे होल्डिंग कॉस्ट ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट आ जाएगी हमारे पास। ये आगे जाके हम डिस्कस कर लेते हैं उसके अंदर, न्यूमेरिकल के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास है रीऑर्डर पॉइंट। रीऑर्डर पॉइंट क्या है, रीऑर्डर पॉइंट का ये मतलब होता है कि हमने दोबारा कब ऑर्डर करना है। फॉर एग्जांपल हम एक से ज़्यादा ऑर्डर कर रहे हैं, तो ये हमारे पास आता है डिमांड पर डे, एक दिन में डिमांड कितनी है और लीड टाइम कितना है। फॉर एग्जांपल एक दिन में हमारे पास डिमांड है 5, ठीक है, और लीड टाइम हमारा है वो भी 5 दिन में, ठीक है, 5 दिन में वो चीज़ आ जाती है। तो दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 25 आ जाता है हमारे पास आंसर। मतलब जब हमारे स्टॉक में 25 आइटम्स रह जाएंगी तो हमने उसको ऑर्डर कर देना है, ठीक है, क्योंकि लीड टाइम 5 दिन का और एक दिन में 5 आइटम्स यूज़ होती हैं, तो 25 आइटम 5 दिन के लिए काफ़ी हैं। सेफ्टी स्टॉक की हम यहाँ पे अभी बात नहीं कर रहे। तो 25 आइटम रहते हुए जब ऐसे ही आप ऑर्डर प्लेस कर देंगे, इंस्टेंट ही में, क्योंकि आपका इसमें ऑर्डर आता है, हमने कंडीशन पढ़ी है कि फ़ौरन आपको रिसीव हो जाता है लीड टाइम के बाद, तो 5 दिन बाद एग्जैक्ट हमें ऑर्डर रिसीव हो जाएगा। जैसे ही हमारे पास क्वांटिटी ज़ीरो होगी और इन्वेंट्री हमारी दोबारा ऊपर चली जाएगी। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है, एक कंपनी है, उसकी 8000 जो सी है ना ट्रांजिस्टर है उसके पास, एक परचेज़ करते हैं वो इनको, ठीक है। यूनिट कॉस्ट उसकी जो भी है वो $10 है ईच ट्रांजिस्टर की। कैरिंग कॉस्ट उसकी जो सी है वो $3 है। वन इन्वेंट्री की जो सी कैरिंग कॉस्ट कौन सी होगी, वो उसकी होल्डिंग कॉस्ट होगी। होल्डिंग कॉस्ट उसकी $30 पर ऑर्डर है, ठीक है। द डिलीवरी टाइम इज़ एक्सपेक्टेड टू बी 4 डेज़, 4 दिन के अंदर जो सी आपकी आइटम है ना, डिलीवरी टाइम है उसका सप्लायर के आपके पास आ जाएगी। कैलकुलेट हमने क्या करना है, द ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी, सिंपल, ठीक है। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्लेस्ड ईच ईयर, एक साल में कितने ऑर्डर होंगे। द एक्सपेक्टेड टाइम बिटवीन ऑर्डर है, और वो हमें बता रहा है कि 200 वर्किंग डेज आप उसका ना अज्यूम करें, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल इसमें जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, टोटल डिमांड है, यूनिट कॉस्ट है हमारे पास, होल्डिंग कॉस्ट है, सेटअप कॉस्ट है, ये हमारे पास जितनी चीज़ें हैं वो उससे हमें प्रोवाइड की हुई हैं। तो यहाँ पे हम पहले फार्मूला यूज़ करेंगे क्यू स्टैटिक का। क्यू स्टैटिक इज इक्वल टू √2 ds/h। वैल्यूज़ हम सारी पुट करेंगे, हमारे पास 400 यूनिट्स आ जाता है। मतलब ये हमारे पास वो ऑप्टिमल नंबर क्वांटिटी आई है जिसके अगेंस्ट हमारे पास कॉस्ट होगी जो सी वो कम से कम लगेगी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ऑप्टिमल नंबर क्वांटिटी आ गई। अब सेकंड नंबर पे हमने क्या कैलकुलेट करना था, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्लेस पर ही है, एक साल के अंदर कितने ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो पहले तो हम देखेंगे हमारे पास क्वांटिटी टोटल कितनी थी, डिमांड कितनी थी, 8000 थी, 8000 हमारी डिमांड थी और 400 हमारी ऑप्टिमल नंबर आई है जो कि हमने ऑर्डर करनी है। तो 8000 का हमने 400 को डिवाइड कर दे तो 20 ऑर्डर हमारे निकला है, तो हम टोटल 20 ऑर्डर प्लेस करेंगे, ठीक है। इस तरह ही होगा ना, 8000 हमारी टोटल है, 400 हमने एक बारी में ऑर्डर करने हैं, तो उसको डिवाइड किया तो 20 नंबर आ गए। टाइम बिटवीन ऑर्डर्स, ठीक है, नंबर ऑफ़ वर्किंग डेज़ कितने हैं हमारे पास, 200 हैं, और नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स कितने हैं, 20 हैं, तो डिवाइड किया तो हमारे पास 10 वर्किंग डेज़ आ गए, ठीक है। तो हर 10 दिन बाद हमें ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने री ऑर्डर पॉइंट निकाला है। लीड टाइम हमारा फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 दिन है, ठीक है। जो सा हमारा सप्लायर वो हमें 3 दिन के अंदर चीज़ हमें दे देता है, ठीक है। और डेली कंजप्शन है वो हमारी, वो अगर हम निकालें वो हमारे पास आती है 8000 डिवाइडेड बाई 200, ठीक है। तो हमारे पास क्या जवाब आ गया, हमारे पास 40 आ गया जवाब, ठीक है। आंसर हमारे पास 40 आ गया। तो री ऑर्डर पॉइंट क्या होगा, D/L होगा 40 × 3, और हमारे पास 120 यूनिट्स आ जाएंगे। मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अगर हम री ऑर्डर पॉइंट पे जाएं, री ऑर्डर पॉइंट ये होता है कि डिमांड पर डे इंटू लीड टाइम फॉर अ न्यू ऑर्डर, ठीक है। लीड टाइम जो सा हमारे पास सारा न्यू ऑर्डर वो 3 दिन है, 3 दिन के अंदर हमारे पास जो सी है वो आइटम आ जाती है।
ओके, एक्चुअली यहाँ पे हमने गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास 4 है, लीड टाइम हमारे पास 4 दिन है, ठीक है। और यहाँ पे हमने निकाला है डेली कंजप्शन। 8000 हमारे पास क्या है, टोटल डिमांड है 8000, और हमारे पास 200 वर्किंग डेज है, ठीक है, 200 वर्किंग डेज हमारे पास। तो 8000 हमने कंजप्शन करनी है, 200 पे डिवाइड करेंगे तो हमारी डेली कितनी कंजप्शन होगी, 40 होगी। 40 को जब हम लीड टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दिन जो से आने वाला, तो वो हमारे पास जवाब आएगा 160 यूनिट्स, ठीक है। 160 यूनिट्स जब होंगे हमारे पास, हम ऑर्डर प्लेस कर देंगे। 4 दिन के अंदर वो 160 यूनिट्स हमारे कंज्यूम हो जाएंगे, और मीनवाइल हमारे पास वो इन्वेंट्री आ जाएगी, और इन्वेंट्री हमारी दोबारा रीफिल हो जाएगी, और वो दोबारा इस पॉइंट पे चली जाएगी। सो दैट्स ऑल। नेक्स्ट हमारा जो सा टॉपिक होगा वो प्रोडक्शन ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल पे होगा। थैंक यू।